नवीद मुख्तार साहब, उन्होंने एक महफिल में डायरेक्टली जो है वो बिलावल हाउस का भी नाम लिया और फिर रेंजर्स की प्रेस रिलीज में भी उसका नाम लिया गया और कि यहाँ के वहाँ तक ताने बाने बनते हैं। जनरल बिलाल उस वक्त डीजी रेंजर्स थे, उन्होंने पूरी एक अपना लैपटॉप खोल के पूरी एक रिपोर्ट दी। जब पूरी ब्रीफिंग हो गई, जो कि ऑलमोस्ट एक तरह की चार्जशीट थी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पीडीएम को भी पता है और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उनके सामने जो जो टारगेट है वो पीटीआई है। ये डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन के बाद ये फिर इकट्ठे होंगे। क्यों नहीं पीटीआई अपना जो भी लोग हैं जिन पे कोई मुकदमात नहीं है, जैसे रऊफ साहब वगैरह लोग हैं और दीगर लोग हैं, वो जाएं सियासी जमातों से गुफ्तगू का आगाज़ करें। कराची में एमक्यूएम है, उससे गुफ्तगू करें। जमात इस्लामी मौजूद है, इसी तरीके से दीगर बलूचिस्तान में जमातें मौजूद हैं, पंजाब में। तो आप गुफ्तगू का तो आगाज़ करें। आप इस चीज़ का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से सबसे पहले बात? आज का वजीर ख़जाना जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो आज के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लेट्स सपोज 14 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाती है, तो उसके बाद 15 या 16 अगस्त को इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन कंपेन करेंगे कि मैं जिसका वजीर ख़जाना था, उस वजीर आज़म ने इतना कुछ किया है पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, ज़िंदगी तंग करने के लिए, महंगाई है, जो हालात हमारे। देखिए, वो मुझे लग रहा है कि एक एक उनके दरमियान एक कोड ज़रूर वो इत्तेफाक राय होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर सबसे पहले तो पीडीएम इत्तेहाद, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहले ये बात चल रही थी कि मिलकर इंतखाब लड़ा जाएगा मुख्तलिफ हलकों में। अब ओपनली ये कह दिया गया है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि पंजाब में हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इशारा किस तरफ है ये सारा? शुक्रिया जमाल। देखिए, बुनियादी तौर पे पीडीएम कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। ओके। और जब ये बना पीडीएम जब ये पीडीएम बना है तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। और 2018 का जब इलेक्शन हुआ, तो 2018 का इलेक्शन से पहले ही पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक कशीदगी हो गई, और कशीदगी थी बलूचिस्तान के हवाले से। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जो एक कशीदगी रही थी, और उसका एक माजी भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो शिद्दत आई थी वो ये कि नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी 2013 के बाद, उसमें हुआ ये था कि जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो कराची ऑपरेशन में जहां एमक्यूएम जो है वो निशाना थी, वहीं पीपल्स पार्टी भी आगे चल के उसी ऑपरेशन में निशाना बनी। और इस हद तक बनी कि उस वक्त जो नवीद मुख्तार साहब, उन्होंने एक महफिल में डायरेक्टली जो है वो बिलावल हाउस का भी नाम लिया और फिर रेंजर्स की प्रेस रिलीज में भी उसका नाम लिया गया और कि यहाँ के वहाँ तक ताने बाने बनते हैं। और फिर जो उसका पीक हुआ, जहाँ से इख्तलाफात दोनों जमातों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गए, वो हुआ था जब जनरल राहिल शरीफ की वो आर्मी चीफ थे, और नवाज शरीफ की सरबराही में सिंध गवर्नर हाउस में एपिक्स कमेटी का एक इजलास हुआ था जिसमें ये सारे लोग मौजूद थे। और वहाँ जरदारी साहब भी, हालांकि वो सदारत वो छोड़ चुके थे, लेकिन उनको भी इजलास में बुलाया गया क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी के सरबराह थे। तो इजलास में जब ब्रीफिंग शुरू हुई, तो उसमें जो सिंध हुकूमत के हवाले से बहुत सी बातें आई, करप्शन वगैरह के हवाले से, जिस पे जाहिर है वो थोड़े से नर्वस भी नज़र आए जरदारी साहब। और उस वक्त मुराद अली शाह जो थे वो वजीर ख़जाना थे, उनकी तरफ देख के उन्होंने कुछ कहा भी। मुराद अली शाह ने कुछ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। और फिर जनरल बिलाल उस वक्त डीजी रेंजर्स थे, उन्होंने पूरी एक अपना लैपटॉप खोल के पूरी एक रिपोर्ट दी। जब पूरी ब्रीफिंग हो गई, जो कि ऑलमोस्ट एक तरह की चार्जशीट थी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एक तरह की सिंध हुकूमत के खिलाफ एक तरह की चार्जशीट थी। जो कि इदारों तो ने दी वो थी। जब जी जो कि इदारों ने दी थी। जी इदारों ने जो थी, तो नवाज शरीफ साहब उस पर क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सिर्फ ब्रीफिंग सुन रहे थे,
तो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के ये कहा कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, वो कल आपके साथ होगा। जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो पीडीएम का हिस्सा थी पीपल्स पार्टी, और मौलाना फजल रहमान की उस वक्त पोजीशन ये थी कि हमें इन नताइज को कबूल नहीं करना चाहिए और हमें जाके ओथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने ये पोजीशन ली कि अगर हम सिस्टम से आउट हो जाएंगे, अगर हम इस्तीफा नहीं लेंगे। लेकिन मौलाना की बहरहाल वही पोजीशन रही। और उसके बाद की भी ये डेवलपमेंट हुई कि उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, फिर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जब हुआ खास तौर पे, उसमें बहुत सी उंगलियां उठी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी। और क्योंकि हालांकि उस वक्त पीपल्स पार्टी या पीडीएम के जो हिमायत याफ्ता लोग थे उनकी अक्सरियत थी सेनेट में, 64 के करीब उनके पास लोग थे, और पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के मुश्किल से 34 लोग थे। 33 और बज़ाहिर देखा जाए तो जो हासिल बिजन जो पीडीएम के मुस्तफ़ा उम्मीदवार थे वो जीत सकते, बड़े आराम से जीत सकते थे। लेकिन उसी रात, एक इलेक्शन से एक रात पहले, मैंने जब हासिल बिजंजो को टेलीफोन किया, क्योंकि हासिल से मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी के ज़माने से था, तो उसने कहा कि नहीं यार, मैं नहीं जीत रहा, फैज जीत रहा है। और ये जो बात थी वो जाहिर है उस वक्त जो आईएसआई के वो थे जनरल फैज, उनकी तरफ इशारा था उनका कि मैं नहीं। और फिर उसने अपनी तकरीर में भी, जो सेनेट में इलेक्शन हुए, तो जब लोगों को खड़े करके पूछा गया तो मेजोरिटी पीडीएम के साथ थी 64। लेकिन जब बैलेटिंग हुई तो उसमें जो है वो 10 से 15 वोट कम निकले, और जिसकी वजह से जो है वो हासिल नहीं बन सका और साजिद सुंजरानी हो गए। इसके बाद 20 दिसंबर 2020 को जब पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया, तो ये फैसला होना था, ये तारिक फजल साहब जो पीडीएम पीएमएलएन के लीडर हैं, उनके घर पर ये इजलास था। और इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद में था तो मैं उधर चला गया। हम लोग बाहर ही थे जब अंदर इजलास हो रहा था, लेकिन ये इत्तलात आ रही थी कि कशीदगी हो गई है। और टेंशन इस बात पे थी कि पीएमएलएन और जेयूआई चाहते थे कि लॉन्ग मार्च करने से पहले हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी का और जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, वहां जाके हम सूरत हाल को असिस करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस पर जो है इख्तलाफात बढ़े, और फिर एक ऐसी स्टेज भी आई जो अंदर मुला जो लोग थे उनके कुछ दोस्तों से बात हुई कि जब, क्योंकि वीडियो लिंक पे थे मियाँ साहब, तो जरदारी साहब भी वीडियो लिंक पे गालबन थे। तो जरदारी साहब ने फिर मियाँ साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च, उसने जरदारी साहब ने कहा कि पहले ये फैसला कर लें, और फिर ये कि अगर आपने लॉन्ग मार्च का वो है तो फिर आप पाकिस्तान वापस आए और लॉन्ग मार्च को लीड करें। उस चीज़ से मियाँ साहब बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और उसके बाद फिर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उससे निकाला। तो बजाय इसके कि पीडीएम की दीगर जमातें पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिश करती, पीडीएम में वापस लाने की कोशिश करती, वो ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पर चली गई और उन्होंने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस ये सारा दिया। और फिर इस तरह पीडीएम और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए, जो आज तक अलग अलग है। तो अब जब इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी का अलग मौकफ है, वो जाहिर है पीडीएम का हिस्सा नहीं है। और मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और दीगर जमातें हैं, उनका अलग है। अवामी नेशनल पार्टी भी इसका हिस्सा नहीं है पीडीएम का। मगर सर लेकिन ये हुकूमत का हिस्सा तो है ना, अवामी नेशनल पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी। जी, हुकूमत का हिस्सा है, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत तो खत्म हो जाएगी जी 12 या 13 अगस्त को खत्म हो जाएगी। फिर तो ये फैसला तो हुआ ही नहीं था, किसी भी स्टेज पे पीडीएम का नहीं हुआ था कि हम मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब आज का एक मतलब मैं इन शॉर्ट अगर मैं जुबान ज़द-ए-आम के हवाले से बात करूं, आज का वजीर खजाना जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लेट्स सपोज 14 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाती है, तो उसके बाद 15 या 16 अगस्त को इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन कंपेन करेंगे कि मैं जिसका वजीर खजाना था, उस वजीर आजम ने इतना कुछ किया है पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, जिंदगी तंग करने के लिए, महंगाई है, जो हालात हमारे देखिए, मुल्क। वो मुझे लग रहा है कि एक एक उनके दरमियान एक कोड
कोर्ट जरूर वो इत्तेफाक राय होगा कि हम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, सब कुछ लड़ें, लेकिन एक हद से ज्यादा एक दूसरे पर तनकीद नहीं करें। और उसमें यही हो सकता है, क्योंकि जब आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह सकते, ना वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको उस तरह कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो ये तो जरूर कहेंगे कि हम अगर होते तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ये होती, हम उस तरह वो चीजें करते, हम उस तरह वो करते, तो जाहिर है अपनी पार्टी की प्रोजेक्शन वो करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनल अटैक्स होंगे वही एक दूसरे के ऊपर। घसीटने वाले बयानात और पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, वो बयानात नहीं आगे। हाँ हाँ, वो सारी चीजें होंगी जो इलेक्शन इलेक्शन एक मैनूवर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पीडीएम को भी पता है और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उनके सामने जो जो टारगेट है वो वो पीटीआई है। जी और अगला इलेक्शन पीटीआई किस तरह लड़ती है या लड़ने दी जाती है वो हमें देखना है, लेकिन ये डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन के बाद ये फिर इकट्ठे होंगे हो जाए सर। और एक जी इसी एक के साथ इत्तेहाद बनाने की दोबारा, या पीडीएम के रिवाइव करने की दोबारा कोशिश होगी। और वो सीट, क्योंकि एक बज़ाहिर ये लग रहा है वादी नज़र में कि एक हंग पार्लियामेंट होगी। जी अगर एक हंग पार्लियामेंट की सूरत सामने आती है तो हंग पार्लियामेंट में जाहिर है जो छोटे ग्रुप्स हैं उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, तो एक इत्तेहाद बन जाएगा। और फिर वजीर आजम भी तय हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी से होगा या फिर शहबाज शरीफ साहब ही कि कंटिन्यू करेंगे। सर जो ये स्टेटमेंट आई है कि हम पंजाब में नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस आना चाह रही थी, रिवाइवल चाह रही थी अपना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है जिसमें वो जेकेटी ग्रुप है, मतलब उन सारे लोग हैं। तो इस स्टेटमेंट का मुख्तलिफ देखिए मतलब। जमाल, सीट सीट एडजस्टमेंट वैसे भी कभी होता नहीं है। हम्म, उसकी वजह यह है कि सीट एडजस्टमेंट जो चीज होती है ना, उसमें जो आपका वोटर है वो आपके साथ अटैच्ड होता है। नजरियाती पॉलिटिक्स तो है नहीं जी कि जी पार्टी ने कह दिया, जहां भी कह दिया, जहां वहां जाके आपने ठप्पा लगा दिया। हम्म, यहाँ जब आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब क्या कि अगर पीपल्स पार्टी कहीं से अपना कैंडिडेट पीएमएलएन के हक में विड्रॉ करती है तो पीपल्स पार्टी का वोटर निकल के पीएमएलएन को वोट नहीं देता, जी नहीं रहता। या वाइसी वर्सा कि अगर पीएमएलएन विड्रॉ करती है तो पीएमएलएन का वोटर, वो ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं लड़ रहे, आप इलेक्शन लड़े, जीते हारे जो भी है, तो उसका फायदा नहीं होता। क्योंकि क्योंकि या तो ये कि पीएमएलएन का वोट पीपल्स पार्टी को पड़े, पीपल्स पार्टी का वोट पीएमएलएन के उम्मीदवार को पड़े, या इसी तरह दूसरी जमातों का। तो सीट एडजस्टमेंट एक सिंबॉलिक चीज तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें बेहतर यही होता है, क्योंकि जब सारी पार्टियां लड़ रही होती हैं तो उसमें आपका वोटर भी चार्ज होता है, दूसरी पार्टी का भी वोटर चार्ज होता है। जी तो जब आपको एक तरीके से ये लगता है कि दूसरी पार्टी सामने है ही नहीं, तो आपका वोटर भी नहीं निकलता उतनी तादाद में। नहीं तो निकलता। मेरा ख्याल है बेहतर है कि सीट एडजस्टमेंट ना हो तमाम जमातों का, सिर्फ एक यही दो जमातें नहीं, औरों का भी। हम्म, उससे उससे मुकाबले की फजा ज्यादा बेहतर होगी। और अगर पीटीआई मुकाबले में होती है तो फिर भी ऐसा ही होना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट तो फिर भी वो होना चाहिए, ये वो जरूर होता है कि फिर तो आप या तो ये कि मुश्तरका, देखिए इंतखाबी इत्तेहाद वो कामयाब होता है जब एक सिंबल के तहत आप इलेक्शन लड़ें। जी क्योंकि अगर आपका पीपल्स पार्टी का तीर निशान है, पीएमएलएन का शेर निशान है, जेयूआई का कोई किताब निशान है, या कोई भी निशान हो, और सामने पीटीआई का बल्ला हो निशान, तो अब मसला यही होता है कि आप अगर बल्ले के निशान, आप तीर के निशान पर वोट दें या शेर के निशान पे, शेर वाले शेर के निशान पर वोट देते हैं, तीर वाले तीर के निशान पर वोट देते हैं, सामने चाहे पीटीआई हो चाहे कोई भी हो, तो या तो आपने आपने अगर ये तय तय करना है तो फिर इलेक्टोरल अलायंस बनाएं और एक सिंबल से इलेक्शन लड़ें, जी तब तो वो अफेक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। वरना नहीं, और वरना बल्ला सामने हो तो फिर वोट बल्ले के लिए निकलेगा, ऐसे सर्विस बताते हैं। सर पीटीआई कहाँ पर जी, आप आंसर कमेंट कर दें, आप करना चाह रहे हैं प्लीज। नहीं, वही है कि अगर सामने पीटीआई होगी तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत होंगे। पीटीआई को कितना स्पेस मिलता है, अगर पीटीआई को एक प्रॉपर स्पेस मिला तो इन तमाम जमातों को शायद ये सोचना पड़े कि हमें हमें जो है एक प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए। और क्योंकि पीटीआई बड़ा चैलेंज है, पीटीआई अब भी इमरान खान साहब की अब भी एक पब्लिक फॉलोइंग है, बहुत बड़ी पब्लिक फॉलोइंग है, और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की पोजीशन में हो या ना हो,
लेकिन अगर उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होती है और वो कम से कम इस पोजीशन में होते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम पहुंचा सकें और उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने में रुकावट ना हो, तो मेरा ख्याल है पीटीआई बड़ा चैलेंज होगी। हालांकि बहुत डिसऑर्गेनाइज इस वक्त हो गई है पीटीआई। एक तो लोग निकल गए हैं, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी एक खौफ का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा शामिल है, और ऑर्गेनाइजेशनली वो अब तक कैंपेन या इलेक्शन के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए। सर पीटीआई खड़ी भी कहाँ पर है इस वक्त, आप क्या समझ रहे हैं? पीटीआई, क्या? देखिए पीटीआई एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। बहुत गलतियां हुई हैं पीटीआई के चेयरमैन से पिछले 15 महीने में सियासी तौर पे। वो आने वाले वक्त को समझ नहीं पाए। वो ये नहीं समझ पाए कि उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, चाहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कौमी असम्बली से, कि साल भर उनको चाहिए था खामोशी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते, पॉलिटिकली ज़रूर अपने मुखालफिन को एक्सपोज करते रहते, तनकीद करते रहते, लेकिन उन्हें उनके पास 60% पाकिस्तान उनके पास था। जी। पंजाब उनके पास था, केपी उनके पास था, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास था। वहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते, डेवलपमेंट काम करते, बजाय इसके कि आप हर हर दूसरे रोज सड़कों पे निकले हुए थे उसका। और फिर अल्टीमेटली जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का फैसला है वो अपने ही ऊपर खुदकुशी का फैसला है। और वो सियासी खुदकुशी इतनी ऐसी हुई कि आज वो इस पोजीशन में आके खड़े हो गए कि जहां एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से भी उनका झगड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट से भी वो अपने मामला ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम उनके सामने है। और पार्टी, और 9 मई का जो काबिल मजम्मत वाकयात हुए उसमें अब आप उसको डिनाई कर सकें, उसको कर सकें, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में लाके इमरान खान ने अपनी पार्टी को लाके खड़ा कर दिया है कि जहां उससे निकलना उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है। और वो अब कैसे निकल पाते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, ये अभी देखना बाकी है। क्या वो अपनी जो बाकी मांदा पार्टी उनके पास बची है तंजीमी तौर पे, उसको वो सही मानों में लेके चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं, उन पे कितना ट्रस्ट है उनका। बहुत से लीडरों पे उनका अब भी ट्रस्ट नहीं है। या। तो उनको सेटबैक तो बहुत हुए हैं इस पूरे 15 महीने में। एक बनी बनाई उनकी, उनको इलेक्शन मिल रहा था, बना बनाया इलेक्शन मिल रहा था जो ज़ाया कर दिया। अब कम बैक कैसे करेंगे, ये उनका टेस्ट होगा अगले 1-2 महीने में। सर बट इन तमाम तरह हालात के बावजूद वर्कर जो है वो मजीद बड़ा है तहरीक इंसाफ का अकॉर्डिंग टू सर्विस, और वर्कर जो है वो अभी भी इमरान खान के साथ है। वर्कर से ज्यादा उनके पास वो सपोर्ट है जो उनके पास है इस वक्त। सपोर्टर तो इंतजार करेगा कि जो उनका वोटर है वो इंतजार करेगा कि किस तरह के लोग सामने आते हैं, और वो जो लोग सामने आ रहे हैं पीटीआई के नाम पर, उन्हें पीटीआई के चेयरमैन की सपोर्ट हासिल है या नहीं हासिल है। हम्म। तो वो उसका जो वोट देने का वो है, वो तो यही होगा। अगर उन्हें ये नजर आया कि जो पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है वो पीटीआई नहीं है जिसको चेयरमैन की हिमायत हासिल है, तो शायद वो ना निकले वोट डालने। और अगर ये उन्हें यकीन हो गया कि नहीं पीटीआई के चेयरमैन की अपील है और पीटीआई के चेयरमैन साथ खड़े हैं, तो वो यकीनन निकलेंगे। लेकिन तंजीमी तौर पे उन्हें फिर भी प्रॉब्लम आएगी। तंजीमी तौर पे जाहिर है जो है वो सिर्फ इलेक्शन वोट डालने का नाम तो नहीं होता। इलेक्शन में तो आपको पूरी तंजीम चाहिए होती है, पूरा आपको जो है लोग लोग जो है पोलिंग स्टेशन पर बैठने के लिए चाहिए, पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। पूरी साइंस है इलेक्शन, राइट? जी, पूरी एक इलेक्शन डे की साइंस होती है, वो आपको बनानी पड़ती है। वही वही तो वो उसमें उन्हें उन्हें तमाम तर उसके बावजूद उसमें उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना सर पड़ेगा। बस मैंने एक आखिरी सवाल तरफ जाना था, मगर आप ही से बात एक निकली है कि कहीं ऐसी बात गश्त हो रही है कि पीटीआई इलेक्शन लड़े, मगर ये वो पीटीआई ना हो जो चेयरमैन की पीटीआई है, चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई है। वो अगर पीटीआई नहीं हुई और चेयरमैन की जो है वो उससे कंसर्न शामिल नहीं हुई, तो वो पीटीआई जो है वो पीएमएलक्यू की तरह होगी। ओके। उसे उसे वो नहीं मिलेगी हिमायत, ना वोटर की मिलेगी ना सपोर्टर की मिलेगी उसको। तो ये तो तय है कि पीटीआई के अंदर से अगर कोई पीटीआई निकाली गई
तो वो पीटीआई जो है वो ऐसी होगी जैसे एमक्यूएम के अंदर से हकीकी निकाली गई, जैसे पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट निकाली गई, पीएमएलएन से पीएमएलक्यू निकाली गई। तो उन जमातों का तो इतना वो नहीं होगा। इलेक्शन मैनेज हो जाए वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए जिसमें चाहे पीटीआई के चेयरमैन उसका हिस्सा ना हो, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना हो, जेल का सामना हो, कन्विक्शन का सामना हो, अगर वो कैंडिडेट नहीं भी होंगे लेकिन उन्हें इतनी एक्सेस होगी कि वो अपने वोटर सपोर्टर से कह सकें कि ये लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इनको मेरी हिमायत हासिल है, तो उन्हें वोट पड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वोट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल लास्ट में तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है आजकल, जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन, वो ये कहते हैं कि हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी हम जी। जमहूरी जमात हैं और भले वो एस्टैब्लिशमेंट हो, सियासी जमातें हों, सबसे राब्ते के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल हो जाते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे मुल्क में। तो आप क्या क्या समझते हैं, कौन लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों से नुकसान हो सकता है, अगर राब्ते के लिए बेहतर हो जाते हैं तो? बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन ये कि अब भी वक्त है, क्यों नहीं पीटीआई अपना जो भी लोग हैं जिन पे कोई मुकदमात नहीं है, जैसे रऊफ साहब वगैरह लोग हैं और दीगर लोग हैं, वो जाएं सियासी जमातों से गुफ्तगू का आगाज़ करें। कराची में एमक्यूएम है, उससे गुफ्तगू करें, जमात इस्लामी मौजूद है, इसी तरीके से दीगर बलूचिस्तान में जमातें मौजूद हैं, पंजाब में। तो आप गुफ्तगू का तो आगाज़ करें। आप इस चीज़ का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से सबसे पहले बात हो? आप सियासी जमातों से गुफ्तगू का आगाज़ करें ना। हुँ। आप सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा करें अपने लिए, उन गलत फहमियों को दूर करें, उसकी वो करें। तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सबके लिए सबसे गुफ्तगू करने को तैयार हैं? आपने किसी जमात को दावत दी है मुलाकात के लिए? आप खुद इब्तिदा करें, दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बाद की सूरत हाल है। एस्टैब्लिशमेंट के सिग्नल के अलावा बातचीत सूदमंद होगी? क्यों नहीं होती? हमने ये क्यों तसव्वुर कर लिया है? हुँ। सियासी जमातों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है उसका एक अलग दायरा होता है। उसमें कोई स्टैब्लिशमेंट रुकावट रुकावट बनती है तो आप चीजें एक्सपोज होंगी ना। अगर फर्ज करें वो कराची आके एमक्यूएम से मिलते हैं तो उन्हें कौन रोकेगा? किसने रोका है? किसी पार्टी ने इनकार किया है कि पीटीआई से वो गुफ्तगू नहीं करेंगे? मां सिवाय ठीक है पीएमएलएन का अपना एक मौकफ है, पीटीआई जेयूआई नहीं मिलेगी, पीएमएलएन नहीं मिलेगी। आप पीपल्स पार्टी से बात करें, पीपल्स पार्टी बातचीत के लिए तैयार होगी। आप एमक्यूएम से बात करें, एमक्यूएम तैयार होगी। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उनसे गुफ्तगू करें, वो तैयार होंगी। कहीं इनकार होगा अगर, तो कम से कम वो एक्सपोज होंगे ना। आप तो कहेंगे कि हम गए थे उनके दरवाजे पर, गए थे, उन्होंने बात नहीं की। आप ठीक जाना तो शुरू करें। ठीक है। और अगर राब्ते बहाल हो जाएँ एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के, किसको नुकसान हो सकता है? डिपेंड करता है ना। राब्ते तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान का हिस्सा है। राब्ते का तरीका क्या होगा, हुँ। उसकी नौयत क्या होगी, उसका, क्योंकि जब राब्ते अगर किसी होंगे तो जाहिर है दूसरी दूसरी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आ सकता है। या असल चीज ये है कि पहले आप एक पॉलिटिकल पार्टी, अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कहते हैं, तो सबसे पहले तो आप सियासी हमांगी पैदा करें, सियासी इत्तेफाक राय पैदा करें। जब सियासी इत्तेफाक राय में आपको कामयाबी होगी तो इस्टेब्लिशमेंट लामोहला आपसे बात करेगी। हुँ। जब वहां नहीं होगी कामयाबी आपको, तो जाहिर है फिर आप एक आइसोलेटेड पोजीशन पे खड़े होंगे ना। तो मेरा ख्याल है वहां से शुरू करना चाहिए। सर, नज़र साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।